शॉर्टेज में है किताबें, शॉर्टेज में। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। मैं चाहूंगा कि रतनलाल जी से ही मैं सबसे पहले उनके पास आऊंगा कि वो इस किताब की जमीन के बारे में, इस किताब के बारे में और ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए हर एक पाठक को, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। रतनलाल जी बैठ के बोलना है ना। शुक्रिया सबसे पहले राजकमल प्रकाशन समूह का कि आपने इस किताब को छापा। आई एम नॉट ए गुड ऑडिटर, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन 5-7 मिनट में इस किताब 5-7 मिनट में इस किताब पे थोड़ी सी बात रखने की कोशिश करता हूँ। मैं इस किताब की जो यात्रा है, यात्रा पे बात रखूंगा। कंटेंट पे संतुल साहब हैं, शशि जी हैं, राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, ये बात रखेंगे। मैं प्राचीन भारत पढ़ाता हूं, मैं अम्बेडकरिज्म का एक्सपर्ट नहीं हूं, और पीएचडी के दौरान हिंदी साहित्य और इतिहास दोनों में मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ा। आप गुरु जी आप जानते हैं, तो हिंदी में भी थोड़ा हस्तक्षेप हो गया, थोड़ा इतिहास में भी हो गया। और मोदी जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो आपदा में अवसर का ये बाई प्रोडक्ट है ये किताब। तो अंबेडकर पे भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ना शुरू किया, बाबा साहब को, और बाबा साहब को पढ़ने की प्रेरणा हमें, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे देश के किसी विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो सिलेबस में बाबा साहब को लेकर आपको सिलेबस में कंटेंट नहीं मिलेगा। बाबा साहब लोगों के दिलों में है, मूर्तियों में है, जन्मदिन पर है, परिनिर्वाण दिवस पर है, सरकारें खूब बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाती हैं, खूब जयकारा करती हैं, लेकिन उनके विचारों पर जो है ना एक सीरियस जो डिबेट होना चाहिए, वो डिबेट कहीं ना कहीं समाज में मैंने अभाव महसूस किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किताब है, लेकिन कोशिश है उस दिशा में। तो अम्बेडकर पढ़ने की शुरुआत कैसे? डिजिटल दुनिया ने सबके पॉकेट में एक दुनिया रख दिया है, और हमारे बहुत सारे कोट अनकोट अम्बेडकरवादी साथी, शायद पता नहीं, मैं नहीं जानता कितना पढ़े हो, लेकिन आप कुछ भी बोले तो आपको सर्टिफिकेट बांट देते हैं कि आप अम्बेडकरवादी नहीं हो, आप अम्बेडकरवादी नहीं हो। अमूमन सोशल मीडिया में ये कमेंट आपको दिखेगा। तो मैं तलाश कर रहा था कि अम्बेडकरवाद आखिर है क्या। तो हमारे यहाँ सिलेबस में पढ़ाया गया, हमने पढ़ा। जब लॉकडाउन हुआ तो हमने सोचा कि बाबा साहब को गंभीरता से सीरियस एकेडमिक इस पे पढ़ाई। और इसी दरमियान मेरा बेटा है, जर्मनी में है, उसने पुराने से मोबाइल में बगैर माइक नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, यूट्यूब चैनल खोला जिसका नाम था अम्बेडकर नामा। तो अम्बेडकर नामा पे हमने अम्बेडकर साहब को पढ़ना शुरू किया। वो मेरी बेटी और वाइफ यहाँ खड़ी है, ये लोग लाइट इसे पकड़ते थे, चेहरा पे लगाते थे, टेक्स्ट से भी हम लोग नहीं है वगैरह। पर्पस ये था कि पढ़ के लोगों को सुनाया जाए कि अम्बेडकर क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, बहुत सारे इश्यूज पर। तो ये इसकी बुनियाद है। और जब हमने पढ़ना शुरू किया तो 15,000 पेजेस हैं, और बाबा साहब एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी लिंगुअल, एकदम डाइवर्सिफाइड इंटेलेक्चुअल होराइजन के स्कॉलर हैं। वो लीडरशिप नहीं है, वो स्टेट्समैन है, वो हिस्टोरियन है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, प्रीचर हैं, एक्टिविस्ट हैं, स्टेट, सब कुछ ऑल इन वन। लेकिन उस राइटिंग के जो कलेक्शन छपा उसमें दिक्कत क्या थी कि उसमें अमूमन इंडेक्स नहीं है और थीमेटिक नहीं है। बहुत सारे उनके भाषण और राइटिंग्स जो हैं स्कैटर्ड है, कुछ इस वॉल्यूम में, कुछ इस वॉल्यूम में, कुछ इस वॉल्यूम में। तो पढ़ते पढ़ते योजना बनी कि थीमेटिक बाबा साहब को पढ़ा जाए, थीम बनाकर, क्योंकि आम पाठक और धर्मांतरण पे उन्होंने कब कहा क्या बोला है, ये आम पाठक के लिए जानना बहुत मुश्किल होगा। तो जाके लाइब्रेरी में पन्ना दर पन्ना नहीं ढूंढेगा। बिकॉज वी आर प्रोफेशनल रिसर्चर एंड टीचर, तो ये हमारा पहला दायित्व है कि पाठक को बहुत ही आसान तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड किया जाए। तो पढ़ते पढ़ते थीम बनी, मैंने 4 थीम बनाई कि बाबा साहब पे 4 थीम पे मैं काम करूंगा। ये उसका पहला प्रोडक्ट है, धर्मांतरण।
तो पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि धर्मांतरण पे बहुत सारे उनके भाषण है, मेमोरेंडम्स है, इंटरव्यूज है। और वही नहीं, इस सवाल पर उनके चेंजिंग पोजीशंस है, स्टैटिक नहीं है, चेंजिंग पोजीशंस है। 1920 में कुछ और कह रहे हैं, 24 में कुछ और कह रहे हैं, 35 में कुछ और कह रहे हैं, 40 में कुछ और है, तमाम ये है। तो कैसे 1920 से लेकर 56 तक उनके आइडियाज का, विचारों का इवोल्यूशन हुआ है, इसको समझने के लिए सबको एक जगह इकट्ठा करना जरूरी था। दूसरी बात मेरे जहन में यह भी था कि आजकल पर्टिकुलरली दलित एंड ट्राइबल्स का एक तरह का हिंदुआइजेशन, मैं कई बार कहता हूँ फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन, कि वोट देने के लिए आप हिंदू हो, बाबा साहब महान हैं, बाबा साहब के बगैर मैं नहीं होता, संविधान को कोई बाबा साहब भी नहीं छू सकते हैं, पूरे जुमले चलते रहते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं और बाबा साहब को भी उस फोल्ड में लाने का पूरा एक एजेंडा चल रहा है। तो मेरी ये भी समझ बनी कि आखिर जो एजेंडा चल रहा है, तो ये तो देखा जाए कि बाबा साहब जिस धर्म में पैदा हुए, उस धर्म के बारे में, जिस समाज में पैदा हुए, जिस संस्कृति में पैदा हुए, उसके बारे में उनकी क्या राय थी। तो इसमें जितने कंटेंट्स हैं, वो कंटेंट्स की भूमिका बुकलेट ही बन जाएगी, इसी भाषण का संकलन होगा तकरीबन। और उसमें मैंने डेट वाइज डाले हैं कि आप एक व्यक्ति के विचारों के एवोल्यूशन को तिथिवार कैसे समझेंगे। मान लिया कोई 1950 का भाषण है, उसको पहले डाल दिया, 1924 का भाषण है, उसको बाद में डाल दिया। तो एज ए रीडर मैं कह रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर, कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम आइडियाज की एवोल्यूशन को कैसे कोरिलेट कर पाए। तो इसीलिए मैंने कंटेंट में पूरा तिथिवार डाला है। और पहली सभा 1920 में मनगांव में हुई थी साहू जी महाराज के साथ। उसमें उसी समय से धर्मांतरण के बारे में खटपट चलना शुरू हो गया। तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म क्यों अपनाया, इसका कारण है, इसका आइडिया स्वतंत्रता, समता, बंधुता। वो कह रहे हैं बाबा में कि मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया, मैंने लिया है बुद्धिज्म से लिया है। तो पूरा लीगेसी इसमें है। इस सवाल में हमने टिप्पणी भी की, इस किताब में हमने टिप्पणी भी की है कि आखिर बाबा साहब का जो मिशन था वो सिर्फ पॉलिटिकल मिशन नहीं था, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का भी मिशन था। तो जिन लोगों ने दावेदारी की कि हम बाबा साहब की पॉलिटिकल लीगेसी के हम वारिस हैं, जिन लोगों ने दावा किया, उन लोगों ने आखिर उनके कल्चरल लीगेसी को बढ़ाने के लिए कोई काम किया क्या? उन लोगों ने 56 के बाद कोई मैसिव लेवल पे पॉलिटिकल लीडर तो बहुत बने, मिनिस्टर्स ही बने, पार्टियां भी बनी, लेकिन जो धम्म और सधम्म, क्या उन्होंने इस लेवल पे कोई आंदोलन किया या राज सत्ता के भूख में खाली भागते रहे? अगर वो काम किया गया होता तो शायद सूरजपाल जाटव की सभा में लाखों लाख भीड़ होती है और इधर की सभा में बुद्ध विहार में 150, गौतम साहब बताएंगे 150 लोग भी नहीं मिलते हैं। तो ये किताब उसमें एक इंटरवेंशन भी करता है। दलित राजनीति जो है, दलित जो कल्चरल मूवमेंट है, उसमें भी बाबा साहब के जो विचार है, इंटरवेंशन। बाबा साहब अंदर किसी के नहीं थे, बौद्ध मठों पर और बौद्ध भिक्षु जैसे काम करते हैं उसमें उन्होंने बहुत प्रहार किया है। कि लोग कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि निठल्ले लोग हैं, भर पेट खा के और कि सिर्फ म्यूजिक का धुन सुनते हैं मठ में बैठकर, वो बहुत क्रिटिकल थे। तो तमाम चीजों का संकलन है और मेरे तरफ से जो प्रयास था हमने कर दिया और 2-3 बरस लगे इसमें। और किताब लिखना एक ट्रैवल करना होता है समय के साथ, और जिन व्यक्ति पर आप काम करते हैं उनको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपकी बनने लगती है। जैसे काशी प्रसाद जायसवाल जब हमने काम किया तो मैं समझने लगा उसी तरह से, तो उसी तरह की कुछ अंडरस्टैंडिंग बनने लगी। बहरहाल जो आपके सामने है, समीक्षा, आलोचना, पुनर्पाठ, समीक्षा सबके लिए ओपन है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रतन लाल जी।